जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सीटेट परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों सीटेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो अब आपको ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करना चाहिए जो आपके साथियों सीटेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं उसी तरह के प्रश्न। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सीटेट का आपका जो ईवीएस है उसका पेडागोजी पार्ट जो होता है उसको मैं लेकर आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को साथियों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार छपेंगे, तो इन प्रश्नों से आपको रूबरू होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और साथियों आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देने वाला हूं इस वीडियो में, प्रत्येक क्वेश्चन में, कि कैसे हम बेस्ट ऑप्शन को चुन पाएंगे, क्योंकि सीटेट में आपको सभी ऑप्शन अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हम किस प्रकार से चुनेंगे, इसका जो आपको ट्रिक्स इस वीडियो में मैं बताता हुआ चलूंगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? प्रतिभाशाली छात्र की बात हो रही साथियों, कमजोर छात्र की नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक की क्षमता बढ़ाना है तो क्या करना है? पहला ऑप्शन है कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। क्या साथियों कमजोर छात्र की मदद करके प्रतिभाशाली बालक कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों वो खुद प्रतिभाशाली बालक है और कमजोर छात्र को वही सिखा पाएगा जो उसको आता है, तो नया चीज कहां से सीख पाएगा? ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसे जांच के लिए कहना, तो जांच के लिए कहने से कोई मतलब नहीं होगा। नई परियोजनाओं में उसकी मदद करना, तो तीसरा ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब नई नई परियोजनाएं साथियों बालक सीखेगा उसमें हम उसकी मदद करेंगे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा उसके लिए, क्योंकि साथियों विज्ञान है और विज्ञान में साथियों बच्चा नए नए नियम सीखता है, नई नई तकनीक सीखता है, नई नई परियोजना बनाता है। तो इसलिए साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है उसे स्व अध्याय के लिए निर्देश देना। स्व अध्याय मतलब होता है साथियों स्वतः अध्ययन के लिए। तो जब वह खुद पढ़ेगा तो कहां से नई चीजें सीख पाएगा? ठीक है, ज्यादा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि विज्ञान का विषय है तो ज्यादा समझ नहीं पाएगा। इसलिए साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, यानी कि हमको निगेटिव आंसर ढूंढना है। तो समझिएगा पहला ऑप्शन है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। तो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जितना हम जिज्ञासा जगाएंगे उतना ज़्यादा बच्चा साथियों ईवीएस के बारे में इच्छुक होगा जानने के लिए, पर्यावरण के बारे में जानने के लिए, और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। तो यहाँ पर पूछा है नहीं है, पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो ये तो उद्देश्य है कि बच्चा जो है सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा पैदा हो उसके मन में और अधिक से अधिक चीज़ें सीखे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। संज्ञान मतलब होता है साथियों ज्ञान, बोध। ठीक है, ज्ञान मतलब, संज्ञान मतलब होता है एक तरीके से नॉलेज। आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उसी को साथियों संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक मतलब उसके कि ज्ञान के भंडार को, और मनोगतिक कौशल यानी कि उसके मन के गति को बढ़ाने के लिए, यानी कि नई नई इच्छाएं पैदा करने के विकास को जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा उद्देश्य होता है ईवीएस पढ़ाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि नहीं है पूछा है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। अब मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं कि बच्चे की कमी को ढूंढते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, क्या नहीं सीख पा रहा है, कितना सीखा, कहाँ तक सीखा, ये सभी चीज़ें हम मूल्यांकन में चर्चा करते हैं। तो क्या मूल्यांकन से साथियों उसके शब्दों और परिभाषाओं के साथ केवल हम शिक्षार्थियों का नेतृत्व करेंगे, केवल उसको रटाएंगे? नहीं। तो यही आपका साथियों नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो बिल्कुल आत्मसात करना मतलब साथियों जो बालक के अंदर स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, उसमें नई नई चीजें, नए नए ज्ञान को जोड़ना ही क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है, आत्मसात, जिसको साथियों जीन पियाजे ने बताया है। तो साथियों जीवन और पर्यावरण के चिंता के मूल्यों को बच्चे को अवगत कराना है, ताकि वह पर्यावरण की देखभाल कर सके और पर्यावरण की रक्षा भविष्य में कर सके। तो साथियों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और यही हमारा उद्देश्य नहीं होता ईवीएस पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। ठीक है, क्या विचार है नमूना दिखाने, रेलवे टिकट? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना। नहीं साथियों,
ठीक है, रेल किराए के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बच्चा उस पर खुद पढ़कर जान जाएगा। अगला है उन्हें टिकट के उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना। तो साथियों मतलब जो रेलवे टिकट में छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं क्या उसको हम बताएंगे? नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना। तो क्या साथियों टिकट मतलब टिकट का नमूना दिखाकर हम छात्रों में कोई कौशल बढ़ा लेंगे? नहीं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन डी है वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि जहां पर बच्चों को अवसर देने की बात आई, ये चीज़ आपको मिल जाए ऑप्शन में, वही साथियों ऑप्शन आपका 99% आपका साथियों ऑप्शन वही आपका सही हो जाएगा। आंख बंद करके आपको मार देना है। ठीक है, देखिए वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने, रेलवे टिकट क्या एक वास्तविक चीज़ है, एक वास्तविक जानकारी उससे बच्चे को मिलेगी और उसका जो अवलोकन यानी कि देखने की क्षमता, समझने की क्षमता विकसित होगी और उसको साथियों क्या अवसर मिलेगा। अवसर मिला तो ठीक है, तो हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कमी है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीज अंकुरण। बीज अंकुरण मतलब किसी सब्जी फल या किसी का भी बीज हो उसका अंकुरण कैसे होता है। ठीक है, अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो कैसे पढ़ाया जा सकता है चलिए देखते हैं। अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। तो साथियों बीज जब अंकुरित हो जाएगा तो वो उस प्रक्रिया को कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, ड्राइंग के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे छोटे हैं तो वे उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे साथियों, इसलिए बोर्ड पर अंकुरण चरण को प्रस्तुत करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। अगला है बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चा सीखता कब है, समझिएगा कि बच्चा सीखता साथियों तभी है जब साथियों वहाँ खुद प्रयोग करता है, खुद कार्य करता है। यानी कि जो बच्चा साथियों खुद से करके सीखेगा वह कार्य साथियों सबसे बेस्ट तरीके से सीखेगा। आपके एनसीएफ में भी बताया गया है कि साथियों बच्चा करके सीखेगा तो अधिक ज्ञानवान होगा, अधिक साथियों अधिक जो है जानकारी उसको मिलेगी। ठीक है, तो बीज बोएगा और उसके विभिन्न चरणों का पालन करेगा और उसका चित्र बनाएगा तो साथियों वो विभिन्न तरीके को समझ जाएगा, विभिन्न चरणों को समझ जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर नहीं। ठीक है, अर्थात बच्चे को ज्ञान कब मिलेगा जब वह खुद करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? पहला है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। अब हमारा उद्देश्य तो होगा कि बच्चों में जो साथियों गलत और सही दोनों तरह के सोच विचार की क्षमता को विकसित करना, तो यही होता है आलोचनात्मक क्षमता। तो ये हमारा उद्देश्य तो होगा और यहाँ पूछा है नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। बिल्कुल हम तर्क क्षमता विकसित कराएंगे छात्रों में ईवीएस में पहेली और पजल को शामिल करके। पजल मतलब होता है जैसे यहाँ पर कोई गिनती दे दिया 1 2 5, यहाँ पर क्या होगा इस तरह का आप क्वेश्चन जानते होंगे, तो ये पजल होता है, पहेली होता है। तो ये बेस्ट तरीका है कि छात्रों में साथियों उनकी जो चिंता तर्क क्षमता है उसको विकसित किया जाए। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। अगला ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि छात्रों के मन को भ्रमित हम नहीं करेंगे ईवीएस के माध्यम से पहेली और पजल को शामिल करके। तो और पूछा है नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका तीसरा ही सही हो जाएगा। छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, तो आनंद लेंगे तभी ना ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, लेकिन भ्रमित करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा क्योंकि निगेटिव पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? क्या देंगे? नहीं। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में साथियों बार बार रिपीट होंगे, नहीं वाले क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा, नहीं वाला निगेटिव आंसर चुनना होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी साथियों समस्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। तो लेने दीजिए, क्योंकि तस्वीर लेंगे तो भविष्य में उन चित्रों को देखेंगे। यहाँ पूछा है नहीं, अनुमति किसकी अनुमति नहीं देंगे? तो पहले की तो अनुमति देंगे। ठीक है,
अगला है चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। बिल्कुल ले जाने देंगे कि आराम से ले जाओ और चित्र बनाओ, क्योंकि चित्र बनाने से उनके दिमाग में एक स्कीमा बनेगा और नई नई चीज़ें सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। बिल्कुल आपका यही ऑप्शन गलत होगा और यही सही भी होगा। क्यों? क्योंकि आपका निगेटिव पूछा, क्या नहीं देंगे। तो किसकी अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाने की अनुमति हम नहीं देंगे, क्योंकि इससे साथियों समस्या होगी। खाना ले जाएंगे तो गंदगी फैलाएंगे चिड़ियाघर में, और जो है जानवर के नज़दीक जाएंगे तो कुछ हमला भी जानवर उन पर कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया से हम बचेंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन है चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो बिल्कुल पता लगाएंगे बच्चे कि किस तरह के भोजन कौन से जानवर करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए? मूल्यांकन मतलब होता है साथियों बच्चे की कमियों को ढूंढना। क्या बच्चा सीख पाया है, कि जितना मैंने सिखाया उसमें कहाँ तक बच्चा सीखा है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब हम साथियों जानकारी इकट्ठा करते हैं बच्चे के बारे में, तो वही मूल्यांकन होता है। पहला ऑप्शन है क्या शामिल होना चाहिए पूछा है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थी और जो अभिभावक हैं दोनों के साथ है हम जो है बच्चे का अवलोकन करेंगे। ठीक है। शिक्षक जो है बच्चे का अवलोकन करेगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। ठीक। तो मूल्यांकन में पहला ऑप्शन ही आपका शामिल होना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा पहला। ठीक है। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं कराकर हम बच्चे के मूल्यांकन को नहीं परख सकते, क्योंकि हो सकता है बच्चा रट कर परीक्षा पास कर ले जाए। अगला ऑप्शन है पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा कि हम साथियों किसी प्रकार का जो है फेल पास नहीं देखेंगे बच्चे को। सभी बच्चे समान हैं, सभी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो पहला ऑप्शन है अवलोकन करेंगे हम शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ मिलकर जो शिक्षक है वो निरंतर, ठीक है, कंटिन्यूअस और असंरचित, यानी कि हर प्रकार से शिक्षक जो है अवलोकन करेगा, वही मूल्यांकन में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो ईवीएस में यानी कि पर्यावरण में सरल प्रयोग और प्रदर्शन कैसे किए जा सकते हैं, चलिए समझिएगा। पहला ऑप्शन है आपका छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशलों को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। ठीक है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन कैसे किए जा सकते हैं कि हम बच्चों को अपने दम पर सीखने के लिए प्रेरित करेंगे और उनके अपने कौशलों को विकसित करने के लिए, ठीक है, अपने अवलोकन कौशलों को अच्छा बनाने के लिए उनकी सहायता करेंगे। तो जहां पर करके सीखने की बात आएगी उस ऑप्शन को हम सही मानेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए नहीं। बच्चे छोटे हैं तो बड़े कक्षा को देखकर हम पढ़ाई नहीं कराएंगे। तीसरा ऑप्शन है छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए नहीं। छात्रों को नियंत्रित नहीं करेंगे, ठीक है, केवल हम उसी प्रकार उनका जो गलत कार्य है, ठीक है, समझिएगा, उनका जो गलत कार्य है केवल हम उसको मोटिवेट करके उसको साथियों एक नई दिशा देंगे, सीखने की दिशा में उसको मोड़ देंगे। ठीक है। उनके कार्यों को हम नियंत्रित नहीं करेंगे। ठीक है। अगर बच्चे को नियंत्रित करेंगे तो बच्चा नया नया कार्य नहीं करेगा, ना तो नया सीख पाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। असाइनमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है, चलिए समझिएगा। पहला है विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत। अगर प्रत्येक दिन असाइनमेंट बनाने के लिए कहेंगे तो बच्चा और कोई कार्य कहाँ से कर पाएगा। अगला है असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। बिल्कुल गलत। जहाँ पर ऑप्शन में आपको एकमात्र तरीका एकमात्र आ जाए साथियों, उसको ऑप्शन को आप ऐसे ही गलत काट दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है। अगला है असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जहां पर बच्चे को अवसर प्रदान करने की बात आएगी वह ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन होगा सबसे सही।
ठीक है, कि बच्चे साथियों नई जानकारी हासिल करेंगे, अपने विचारों का निर्माण करेंगे, नए विचारों का, और उन्हें स्पष्ट करने का उनको अवसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल गलत, उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है मानचित्र को पढ़ने के लिए? तो चलिए देखिएगा, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में ये जो है शामिल नहीं है कि बच्चे को जो है पेंटिंग आता हो, ड्राइंग आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा। अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा, समझ लीजिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा, प्रत्येक शिफ्ट में छपेगा। ठीक है, पेपर 1 और 2 दोनों में छपेगा। ठीक है, तो ईवीएस पढ़ने के लिए, मानचित्र पढ़ने के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा, बच्चे को स्थान की जानकारी, दूरी की जानकारी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन जहां पर आपको मिलेगा आप आसानी से उत्तर टिक करेंगे। ठीक है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता बच्चे में होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। तो कविताओं को और कहानियों को कहने का जो उपयोग है वो किसमें मदद करता है? पहला है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऐसा करने के लिए हम कहानी और कविता नहीं कहते हैं। दूसरा है विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ठीक है, फिर यहाँ देखिए साथियों, बढ़ावा देने की बात आ गई, अवसर देने की बात आ गई, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम कविता और कहानी के माध्यम से विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने के लिए छात्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कविता और कहानी का उपयोग करेंगे। रोचक कुचक बढ़ाने के लिए जहां पर आपका आएगा उसको तुरंत गलत काट दीजिएगा। ठीक है, यही सब आपको समझना है। शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में, ये भी यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। तो किसकी मदद मिलती है? पहला ऑप्शन है अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। ठीक है, तो अन्वेषण की बात आ गई। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। ठीक है, तो आपका सब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां पर खोज करने की बात आएगी बच्चे द्वारा, ठीक है, बच्चे द्वारा जहां पर नए नए चीज़ों की खोज करने, नए नए चीज़ों को समझने, अवसर देने, बढ़ावा देने की बात आएगी, वही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, पेडागॉजी का अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से, देखिए बच्चा स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करेगा कि नहीं, अवलोकन करेगा कि नहीं, तो इसलिए साथियों पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, ये सब इससे बेस्ट नहीं होगा, पहले ऑप्शन से बेस्ट दूसरा नहीं है। वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने, ये भी नहीं होगा। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी नहीं होगा। तो अगर बच्चा साथियों खुद से स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करता है तो वह खुद साथियों रुचि उत्पन्न कर लेगा। ठीक है, नई नई चीज़ें सीख लेगा, अपने ज्ञान को बेहतर कर लेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साथियों शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जाँच में शामिल करना चाहिए ईवीएस कक्षाओं को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी। ठीक है, वह उपयोग कर रही है, किसका उपयोग कर रही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रेरक दृष्टिकोण। प्रेरक दृष्टिकोण बिल्कुल सही। प्रेरक दृष्टिकोण मतलब कि उसको साथियों प्रेरित कर रही है। ठीक है, कि उनका जो सोचने का नज़रिया है वो प्रेरित हो। ठीक है, जैसे साथियों आप पढ़े होंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है, मान लीजिए, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो बीच बीच में हम साथियों एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते थे, कभी कभी रिएक्शन नहीं होता था। ठीक है, उस उत्प्रेरक का कार्य केवल इतना होता था कि दोनों पदार्थों को, ठीक है, साथियों उत्प्रेरित कर दे ताकि जो है रिएक्शन हो सके। तो वही चीज़ है कि वह साथियों छात्रों की प्रेरक दृष्टिकोण को क्या कर रही है?
बढ़ावा दे रही है, उसको उसका उपयोग कर रही है। ठीक है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ठीक है, ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। तो प्रेरक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, उपयोग कर रही है उसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है, जानवरों के बोझ पर। ठीक है, चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रही है। क्या किसकी चर्चा कर रही है कि अगर मतलब कोई साथियों गधा है, वह सामान से लदा हुआ है, ठीक है, तो वह किसकी जो है चर्चा कर रही है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गधे की उपयोगिता। तो गधे की उपयोगिता नहीं हो गई। गधे की उपयोगिता तब होती जब आप बहुत ही कम सामान उस पर लादते और वह फ्री और स्वतंत्र रूप से चलता। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा सामान वहाँ पर लादा गया है कि जो गधा है वह साथियों लंगड़ा कर चल रहा है। गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पशुओं का अधिभार और शोषण, तो इसी बात पर चर्चा हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ दिखाया जा रहा है कि गधा सामान से भरा हुआ है और लंगड़ा कर चल रहा है, यानी कि जो पशु हैं उनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन पर अधिभार, यानी कि उन पर जो भार की क्षमता है ज़्यादा, उन पर जो है लोडिंग की जा रही है। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंद और गांधी जैसे शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। किसके? अरविंद और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि ईवीएस, यानी कि जैसे इनकी तुलना की गई है शैक्षिक विचार के दर्शन के साथ मेल खाती है, उसी तरह से ईवीएस की तुलना करनी है। बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, तो ये तो है, ठीक है, लेकिन हम सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे, बच्चों का समग्र विकास। देखिए समग्र विकास की बात आ गई, यानी कि सब कुछ इसी में समाहित हो गया, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, समस्या सुलझाना हो, चाहे सामाजिक क्षमता का विकास करना हो, तो यहाँ पर ये सभी नहीं ना होकर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी विकास की बात कर ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है। किसके लिए? ईवीएस वर्ग के लिए, क्योंकि वे एक संकेतक हैं। किसका संकेतक है? चलिए पहला देखते हैं, बच्चों को क्या नहीं पता है। ठीक है, बच्चों को क्या नहीं पता है, ठीक है, ये इसके लिए ईवीएस वर्ग के बच्चों के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। बच्चे क्या जानना चाहते हैं, बिल्कुल सही। साथियों जो ईवीएस कक्षा का बच्चा है, पर्यावरण का बच्चा है, वह नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करेगा, नए नए पौधे, जानवर, ठीक है, इन चीज़ों के चित्रों को देखेगा तो आपसे प्रश्न करेगा। तो ठीक है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं ये मैटर रखता है। ठीक है, कि जब बच्चे जब प्रश्न करेंगे तो बच्चे साथियों कुछ नई चीज़ें जानना चाहेंगे, तो वहीं आप यहाँ पर है कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, इसी का संकेतक है क्या, कि बच्चे जब प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगला है, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं है। गलत। बच्चे की याद करने की क्षमता नहीं, बच्चे क्या जानना चाहते हैं ये मैटर करता है अगर प्रश्न बच्चा पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ठीक है, यानी कि जो स्टोरी टेलिंग, यानी कि स्टोरी कहना, कहानी कहना, एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो चलिए समझते हैं। यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो करता है कि नहीं करता है? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, करता है, लेकिन ये ऑप्शन तो आपका बेस्ट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता को विकसित करता है। तीसरा है, इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन नहीं, ये कहानी लेखन की क्षमता नहीं विकसित करेंगे, या पाठ को बहुरोचक नहीं। देखिए कहानी कहने का ये मतलब नहीं है कि पाठ को रोचक बना दिया, अच्छा लगने लगा, ठीक है, उसकी लेखन क्षमता विकसित करना नहीं। बच्चे में साथियों जो दूसरे संदर्भ हैं उनकी स्थिति की करने की जो क्षमता है उसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका, जो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आपका साथियों, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? बच्चों की क्या मदद करेगा? अगर फसल त्योहार के बारे में बच्चों के साथ चर्चा हो रही है, तो चलिए देखते हैं। इन त्योहारों के बारे में जानना, तो बिल्कुल त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे तो भी बच्चे जानेंगे।
हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। बिल्कुल, तरह तरह के साथियों आपके त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, हमारे अदर प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ से पता चलता है कि उन त्योहारों से पता चलता है कि उनकी जो कटाई की प्रक्रिया है उस किस समय होती है, किस प्रकार से होती है। तो साथियों पहला और दूसरा दोनों सही है, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके नहीं। तो ऑप्शन डी सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ए और बी सही दिखाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 प्रश्न और साथियों, पूरा देख कर जाइएगा और समझ कर जाइएगा। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। पहला ऑप्शन समझिएगा, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया तो शामिल है, लेकिन क्या यहाँ पर बोल रहा है कि विज्ञान ज्ञान का एक क्या है, गतिशील शरीर है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं कुछ बता पा रहा है। यह समय के साथ बदलता, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो विज्ञान है साथियों समय के साथ बदलता जाता है, ठीक है, विज्ञान का जो ज्ञान है वो समय के साथ बदलता जाता है। जैसे आपका जो साथियों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो हम साथियों परमाणु के बारे में कुछ और जानते थे। बाद में साथियों विज्ञान और विकसित हुआ तो हमने जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की। तो विज्ञान में बदलाव हुआ कि नहीं, ज्ञान का बदलाव हुआ कि नहीं विज्ञान में। तो साथियों गति उसमें है, विज्ञान में तो गति है कि धीरे धीरे बदलता जाता है, ठीक है। तो साथियों यह समय के साथ बदलता जाता है। इसमें रचनात्मक लोग बिल्कुल गलत है आपका ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन जो है भी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। केवल प्रयोग, कहाँ केवल प्रयोग आ गया तो ऑप्शन आप तुरंत काट देंगे, क्योंकि केवल जहां पर आपको कोई भी ऑप्शन हो अगर वहां पर केवल शब्द दिखा तो वो साथियों निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। प्रयोगशाला केवल काम करती है, बिल्कुल यहाँ पर भी केवल शब्द आ गया तो तुरंत आप गलत काट देंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। दोनों सामग्री और प्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों सामग्री और जो प्रत्यक्ष अनुभव है दोनों के साथ जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो साथियों विज्ञान के व्यवहारिक कार्य में छात्र को शामिल करती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, हाथों के अनुभव ही। तो चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? आपका ऑप्शन पहला सही जाएगा बाल केंद्रित। जहां पर भी साथियों शिक्षण की बात आएगी शिक्षार्थी केंद्रित बाल केंद्रित होना चाहिए। ये बात आप रटकर समझ लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए। जहां पर शिक्षक केंद्रित होगा उसको आप गलत काट देंगे, पाठ्य केंद्रित होगा गलत काट देंगे, शिक्षक केंद्रित गलत काट देंगे, स्कूल केंद्रित गलत काट देंगे। यानी कि केंद्र क्या है? हमारा बालक है, शिक्षार्थी है, जो पढ़ रहा है, विद्यार्थी है। तो इसलिए ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। प्लेलिस्ट से आकर अन्य वीडियो जरूर देखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।